जन्म कुंडली में विवाह के योग कब बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी जन्म कुंडली में विवाह का योग बना हुआ है। विवाह जल्दी होगा, देर से होगा, विवाह प्रेम विवाह होगा या कि फिर परिवार की सहमति से होगा, और सबसे महत्वपूर्ण आखिर वह समय कब आएगा, यानी आपके विवाह का समय कब आएगा। आज की इस वीडियो में हम जन्म कुंडली से ऐसे कई महत्वपूर्ण योगों को समझेंगे जिसके आधार पर ज्योतिष में विवाह के योग और उसके संभावित समय का आकलन किया जाता है। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ 7वें भाव को देखकर विवाह का निर्णय करना क्यों गलत हो सकता है। पॉइंट नंबर पहला, सबसे पहले देखें सप्तम भाव। विवाह के लिए जन्म कुंडली का सबसे प्रमुख भाव सप्तम भाव माना जाता है। सप्तम भाव विवाह का घर माना गया है, ये सप्तम भाव है, ठीक है। जीवन साथी और वैवाहिक संबंधों का मुख्य संकेत माना जाता है। अब यहाँ 3 चीज़ें देखनी होती हैं। सप्तम भाव में कौन सी राशि है, ठीक है, यहाँ कौन सी राशि बैठे हुए ये देखिए। सप्तम भाव में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं ये देखिए। सप्तम भाव पर किन किन ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही है। अगर सप्तम भाव और उसका स्वामी मजबूत हो तो विवाह संबंधी मामलों में सामान्यतः अच्छी संभावनाएं बनती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सिर्फ सप्तम भाव देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए। पॉइंट नंबर दूसरा है सप्तमेश की स्थिति, मतलब जो भी सप्तम भाव के स्वामी हैं उसकी स्थिति कैसी है। सप्तम भाव के स्वामी यहाँ से देख सकते हैं आप, जो भी राशि बैठी होगी उसके जो भी स्वामी होंगे। अब देखना होगा सप्तमेश किस भाव में बैठे हैं, कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं सप्तमेश, किस राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों से जुड़ा है या पाप प्रभाव से है, अस्त या नीच या पीड़ित अवस्था में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि प्राप्त कर रहा है या नहीं। अगर सप्तमेश मजबूत है तो विवाह में बहुत जल्दी आपका विवाह होगा और बहुत अच्छा सकारात्मक परिणाम मिलेगा। पार्ट नंबर तीसरा है शुक्र की भूमिका। आपके वैवाहिक जीवन में शुक्र की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। विवाह और दाम्पत्य सुख के लिए विश्लेषण में शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। विशेषकर पुरुष जातक की जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति देखकर यह समझने में सहायता मिलती है कि व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में आकर्षण, संबंध और दाम्पत्य सुख की संभावनाएं कैसी रहेंगी। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, शुक्र मजबूत है इसका अर्थ यह नहीं कि अकेले शुक्र से विवाह की तारीख बता दी जाती है। पूरी जन्म कुंडली जरूर देखनी चाहिए। पॉइंट नंबर चौथा है गुरु की भूमिका। महिला जातक की जन्म कुंडली में गुरु को भी विवाह के विश्लेषण में महत्वपूर्ण माना गया है। गुरु की स्थिति, बल, दृष्टि और सप्तम भाव से उसका संबंध विवाह के संकेतों को समझाने में मदद करता है। इसलिए विवाह के प्रश्न में सप्तम भाव प्लस सप्तमेश प्लस शुक्र प्लस गुरु, इन सभी को एक साथ देखना चाहिए। पार्ट नंबर 5वां है द्वितीय भाव का भी विश्लेषण जरूर करना चाहिए। धन भाव माना जाता है, इसको भी जरूर देखें। बहुत से लोग केवल सप्तम भाव देखते हैं, लेकिन विवाह के बाद परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में धन नहीं रहता तो जीवन उथल पुथल हो जाता है। तो द्वितीय भाव को जरूर देखिए। द्वितीय भाव परिवार, कुटुंब और पारिवारिक स्थिति से संबंधित माना गया है, इसलिए विवाह के प्रश्न में द्वितीय भाव को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 6, पंचम भाव प्रेम विवाह के संकेत देता है। पंचम भाव कौन सा है, ये है पंचम भाव। यहाँ से हम प्रेम विवाह को देखते हैं, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो केवल सप्तम भाव नहीं बल्कि पंचम भाव और पंचमेश को भी देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि प्रेम कितना है, आकर्षण कितना है। अगर पंचम भाव पंचमेश और सप्तम भाव सप्तमेश के बीच मजबूत संबंध बन जाए तो ज्योतिषीय दृष्टि से प्रेम संबंध के विवाह में बदलने की संभावना हो जाती है। पॉइंट नंबर 7वां है नवमांश कुंडली को बिल्कुल ना भूलें। अब आता है महत्वपूर्ण नवमांश कुंडली, जिसे हम D9 चार्ट बोलते हैं। विवाह के विश्लेषण में नवमांश कुंडली का विशेष महत्व माना गया है। कई बार जन्म कुंडली में कोई ग्रह सामान्य दिखाई देते हैं, लेकिन नवमांश में उसी की स्थिति बहुत अच्छी मानी जाती है। इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति आपसे पूछे मेरी शादी कब होगी और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, तो केवल जन्म कुंडली देखकर जल्दबाजी से निर्णय नहीं लेना चाहिए। D1 के साथ साथ D9 चार्ट भी जरूर देखना चाहिए। पॉइंट नंबर 8वां है दशा से पता चलता है कि योग कब सक्रिय हो रहा है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है योग बना है या नहीं विवाह का। इसके लिए जन्म कुंडली में चल रही महादशा और अंतर्दशा का अध्ययन जरूर करिए। विशेष रूप से उन दशाओं को देखा जाता है जिनका संबंध सप्तम भाव सप्तमेश से, शुक्र से, गुरु से, पंचम भाव से, द्वितीय भाव से बन रहा हो। यानी जन्म कुंडली में योग होना एक बात है
और उस योग का दशा के माध्यम से सक्रिय होना दूसरी बात है। यहीं से विवाह के संभावित समय का विश्लेषण अधिक गंभीर बताता है। पॉइंट नंबर 9 है, गोचर की महत्वपूर्ण जानकारी जरूर लेनी चाहिए। दशा के साथ साथ ग्रहों के वर्तमान गोचर को भी देखना चाहिए। विशेष रूप से गुरु और शनि जैसे ग्रहों के गोचर का विवाह संबंधी समय निर्धारित में अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ भी कोई एक नियम हर कुंडली पर लागू नहीं होता। इसलिए केवल यह देखकर कि गुरु यहाँ आ गया अब शादी पक्की है, ऐसा निर्णय नहीं निकालना चाहिए। गोचर को जन्म कुंडली और दशा के साथ मिलाकर देखना चाहिए। विवाह में देरी क्यों होती है आइए जानते हैं। अगर सप्तम भाव, यह सप्तम भाव सप्तमेश मतलब यहाँ के स्वामी जो हैं प्रमुख कारकों यानी विवाह के जो प्रमुख ग्रह हैं उन पर पाप ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ जाए, सप्तमेश कमजोर हो जाए, कुंडली में विवाह संबंधी शुभ संकेतों को बाधित करने वाले योग बन जाएं, तो विवाह में विलंब की संभावनाओं पर विचार किया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत जरूरी बात है, देरी का अर्थ विवाह ना होना यह नहीं है। कई बार कुंडली केवल विवाह का समय आगे करती है, विवाह को समाप्त नहीं करती। 11वां पॉइंट है राहु और केतु का प्रभाव। राहु और केतु का सप्तम भाव सप्तमेश या विवाह के अन्य प्रमुख कारकों से संबंध हो तो विवाह के मामले में असामान्य परिस्थितियां, अलग प्रकार से संबंध या निर्णयों में उलझन जैसी परिस्थिति हो सकती है। लेकिन राहु को देखते ही यह कहना कि राहु है इसलिए शादी खराब होगी, यह ज्योतिषी विश्लेषण का सही तरीका नहीं है। ग्रह का फल उसकी राशि, भाव, स्वामी, दृष्टि, युति और दशा सहित पूरी संरचना पर निर्धारित करता है। मंगल का प्रभाव, आपकी जन्म कुंडली में मंगल का प्रभाव कैसा है। विवाह के प्रश्न में मंगल की स्थिति को भी देखा जाता है। मंगल का लग्न, ठीक है, लग्न चंद्रमा या सप्तम भाव में संबंधित प्रभाव होना, तो पारंपरिक ज्योतिष में मंगल दोष आदि का परीक्षण किया जाता है। मतलब 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठे हैं तो मांगलिक माना जाता है। लेकिन केवल एक मंगल की स्थिति देखकर डरने की जरूरत नहीं है। मंगल दोष का आकलन भी पूरी जन्म कुंडली और उसके संतुलनकारी योगों के साथ किया जाता है। अब इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण बात को ध्यान दीजिए। अगर कोई भी व्यक्ति यह कह दे कि आपके सप्तम भाव में यह ग्रह बैठा है इसलिए आपकी शादी ऐसी होगी, तो आपको सावधान रहना चाहिए। विवाह का विश्लेषण एक बहुत स्तरीय अध्ययन है। कम से कम सप्तम भाव तो देखना चाहिए, सप्तमेश देखना चाहिए, द्वितीय भाव, पंचम भाव, शुक्र, गुरु, नवमांश कुंडली, महादशा, अंतरदशा और गोचर, इन सबको मिलाकर निष्कर्ष निकालना चाहिए। अब आप अपनी जन्म कुंडली को ध्यान से देखिए, क्या आपके सप्तम भाव का स्वामी मजबूत है, क्या सप्तमेश का संबंध पंचम भाव से बन रहा है, क्या शुक्र और गुरु शुभ स्थिति में है और आपकी वर्तमान महादशा अंतरदशा विवाह के भावों से संबंध बना रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में इन सब बिंदुओं को देखकर विवाह की योग और व्यक्तिगत विश्लेषण किया जाए तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा हर हर महादेव विवाह योग। और यदि आप व्यक्तिगत जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आज ही। चलिए मिलते हैं आप सभी से अगली ऐसी ही रोचक वीडियो में। सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव।